state, every state has its own unique features, unique history. State freedom fighters should be highlighted in their history syllabus. तो हजार को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जब सैकड़ों में होते हैं तो लाख को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप हजारों में होंगे तो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप खुद इमेजिन कीजिए। इसीलिए हनुमान को जब अपनी शक्ति का याद दिलाया जाता है तब लंका पर हम एक विचित्र दौर से गुजर रहे हैं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 2014 के बाद जब इस देश को नई आज़ादी मिली तो एक नई संस्कृति शुरू हुई है, संवादहीनता की। ऐसी सरकार जो किसी की नहीं सुनती, ऐसी सरकार जो किसी से बात नहीं करती, ऐसी सरकार जो किसी का बात नहीं मानती, हम उस दौर से गुजरे हैं। एक कम्युनिकेशन गैप है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन हो, उनका कन्फेडरेशन हो, या फिर AI फुक्टो हो, या सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन हो, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन हो, चाहे सेंट्रल एम्प्लॉयज एसोसिएशन हो, किसी से सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। और यह सरकार कहती है कि यह डेमोक्रेसी चला रही है, देश का प्रजातंत्र इसी तरह से चल रहा है, और हम लोग लड़ रहे हैं कि इस प्रजातंत्र को बनाए रखें। AI फुक्टो का क्या डिमांड है? AI फुक्टो डिमांड करना चाहता है कि जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उसकी रक्षा किया जाए। हमारी संवैधानिक मूल्य है साझी संस्कृति का, हमारे संवैधानिक मूल्य है एकता का, अखंडता का, हमारी संवैधानिक मूल्य है क्षेत्रीय संतुलन का, हमारे संवैधानिक मूल्य है कि हम अपने सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप को बरकरार रखें। सरकार इस पर आज सवाल खड़ा कर रही है। इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, इसको किसी संस्था से कोई मतलब नहीं है। देश की सारी संस्थाएं डाइल्यूट की जा रही है। इवन यूजीसी को एक नोटिफिकेशन सेंटर बनाकर छोड़ दिया गया है। जो भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में फैसले होते हैं यूजीसी केवल उसको नोटिफाई करती है, और इस संघीय ढांचा के खिलाफ उसको गवर्नर के थ्रू, चांसलर के थ्रू पूरे देश में लागू करने का प्रयास चल रहा है। एनईपी कैसे आया, कैसे लागू हुआ, आप पूरी तरह जानते हैं। जब पूरा देश लॉकडाउन में था, जब संसद और विधानसभा बंद थे, जब आप घरों में बंद थे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद था, तब इन्होंने बैक डोर से एनईपी 2020 लाया, और जो भी सजेशन से हम लोग लिख कर दिए, उनसे बात करने की कोशिश किया, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। जो सजेशन आए विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, चाहे वह स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, या इंटेलेक्चुअल्स ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने कोशिश किया इनके एक भी सजेशंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाए। क्योंकि आप जब एनईपी को देखेंगे तो एनईपी का जो ड्राफ्ट है उस पर किसी का सिग्नेचर नहीं है। कहने के लिए कमीशन बना था, लेकिन वह कहीं और तैयार किया गया और उसको जबरदस्ती पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया गया। और यही कारण है कि कभी डार्विन थ्योरी हटाई जाती है उससे, कभी फैज अहमद फैज की कविताएं हटाई जाती हैं, और कभी टीपू सुल्तान पर सवाल खड़े किए जाते हैं। किस तरह देश और संस्था को चलाने की कोशिश की जा रही है वह आप अच्छी तरह जानते हैं। AI फुक्टो केवल अपने डिमांड के लिए नहीं लड़ता है। AI फुक्टो देश के संविधान को, देश के प्रजातंत्र को, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है, और यह सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है। अगर इनको थोड़ी भी तमीज होती, थोड़ा भी हया शर्म होता, तो वो बात करते। मानना नहीं मानना वो उनका अधिकार है, लेकिन वो संवादहीनता की स्थिति पैदा नहीं करते। चाहे मिनिस्ट्री हो या यूजीसी हो, संवादहीनता की इन्होंने पैदा किया है जान के, क्योंकि उनको फेस करने का कुवत नहीं है, हमारे तर्क को काटने का कुवत नहीं है। हमारे सारे तार्किक प्रश्न हैं और हम अपने लिए नहीं पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, इसीलिए जरूरी है कि आप अपने इस फेज में अपने यूनिटी को बना के रखें।
बहुत लोग होते हैं कि सत्ता बदलती है तो अपने चेहरे बदल लेते हैं, सत्ता बदलती है तो अपने विचार बदल लेते हैं। यह संविधान एक है और इस संविधान यह देश को चला रहा है। कोई व्यक्ति यदि ये संविधान को हाँकना चाहेगा, कोई देश इस संविधान के खिलाफ कोई देश का नेता जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। यह एआई फैक्टो का सिद्धांत है और इसीलिए एआई फैक्टो पूरे देश में जिंदा है, बचा हुआ है और वह ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार को हमेशा चुनौती देता है। हमारे डिमांड्स तो पूरे होंगे ही, आज हो कल हो, सत्ता आज है कल बदलेगी, यह हमारा विश्वास है। हम लड़ेंगे साथी, स्टेट में भी लड़ेंगे, केंद्र में भी लड़ेंगे और हम इनको हटा के रहेंगे, यह हमारा उद्देश्य है। अगर ये हमारे और हमारे देश के एम्प्लॉइज को इग्नोर करेंगे, हमारे देश के किसानों और इंटेलेक्चुअल को इग्नोर करेंगे, हमारे देश के स्टूडेंट को इग्नोर करेंगे और वे चाहेंगे कि पूरे देश की सरकारी संस्थाओं को कॉरपोरेट के हाथ में दे दे, तो हम यह होने नहीं देंगे और इसके लिए खून बहाना पड़ेगा तो हम खून बहाएंगे, लेकिन लड़ेंगे अंतिम दम तक साथी। लड़ना महत्वपूर्ण है और जो लड़ाई लड़ता है वही बदलता भी है, वही बदलता भी है। हम जिस फेज में आ चुके हैं अब आमने सामने की लड़ाई होने वाली है। आप जानते हैं कि जो ये एनईपी का इशू है वह तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का भी इशू बन गया है। जो सत्ता के साथ में उनके छोटी छोटी पार्टियां वो भी समझते हैं कि देश के साथ अन्याय किया जा रहा है, शिक्षकों और एम्प्लॉइज के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 7th पे कमीशन के गठन का सवाल हुआ था तो सेंट्रल एम्प्लॉइज फेडरेशन के तमाम लोग 2014 से ही लड़ रहे थे। 14 में नई ये सरकार आई थी, 15 में 7th पे कमीशन का गठन हुआ था मई में और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई और धीरे धीरे हम लोग भी लड़के उसको किसी तरह पा सके। लेकिन इनके मंत्री लगातार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी बोलते रहते हैं कि कोई अगला पे कमीशन गठित नहीं होगा, 8th पे कमीशन गठित नहीं होगा। सेंट्रल एम्प्लॉइज फेडरेशन के तमाम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कि बजट सेशन आने वाला है और बजट सेशन में 8th पे कमीशन के गठन की बात होनी चाहिए। अगर 8th पे कमीशन की बात नहीं होगी तो हम देश में स्ट्राइक करेंगे और देश को चलने नहीं देंगे। वास्तव में समय आ गया है कि 8th पे कमीशन गठित हो और जब सेंट्रल एम्प्लॉइज के लिए वह गठित होता है तभी यूजीसी कमीशन भी गठित होता है। इसीलिए वह हमारा भी इशू है। हमने चार्ट ऑफ डिमांड्स में इसको इंक्लूड किया है कि कंस्टिट्यूट 8th पे कमीशन, कंस्टिट्यूट 8th पे कमीशन। आप जानते हैं कि इसी सरकार जब शुरू में रेंग के सरकार चल रही थी वाजपेयी जी के समय में, तब उन्होंने ओपीएस को खत्म कर दिया। ओपीएस को खत्म कर हमारे तमाम नौजवान साथी जो कॉलेजों में आए हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं, दूसरे सर्विस में आए हैं, उनको एनपीएस की बात कही जा रही है। आपके आंदोलन के प्रेशर पर, सेंट्रल एम्प्लॉइज के आंदोलन के प्रेशर पर और जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा आंदोलन चला रहे हैं उनके प्रेशर पर सरकार यूपीएस का भ्रमजाल फैला रही है। यूपीएस कुछ भी नया नहीं है, उसमें वो ठगने का एक माध्यम है। इसीलिए हम लोगों को इस पर स्ट्रिक्ट करना है कि केवल ओपीएस हमको चाहिए, हमको एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए साथ, एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए। हमको इस पर एकदम क्लियर कर स्टैंड रखना है और उनको झुकना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि जब हिटलर को भी झुकना पड़ा था और तमाम जो हिटलर शाही करने वाले लोग इस दुनिया में खड़े हुए थे आज सब मिट चुके हैं। ये भी मिटेंगे आने वाले दिनों में, जो अपने ही देश के छात्रों का, शिक्षकों का, एम्प्लॉइज का, किसानों का हित नहीं देखकर केवल कॉरपोरेट घरानों के हित में काम कर रहे हैं। विभिन्न जगह स्टेट में चुनाव हो रहे हैं। मैं बार बार अपील करता हूं अपने शिक्षकों से कि अपने हित के लिए ही नहीं, देश के हित के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, इस देश के संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए
आपको आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, तो आपकी लड़ाई का कोई मतलब भी नहीं। इसीलिए AI फुक्टो कुछ मामलों में क्लियर कट है, बिल्कुल साफ साफ है। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में अपने प्रोफेशनल डिमांड्स को इंक्लूड किया है। हम उस पर बात भी चला रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। वो बैक डोर से कुछ कुछ बातें मान भी लेते हैं, कभी कभी ओरिएंटेशन रिप्रेसर का और तमाम चीजों को मान भी लेते हैं। उनको डर लगते रहता है कि जब भी बातचीत होगी तो जो वो लोग तर्क देंगे, जो वो बोलेंगे, शायद उनके पास काट नहीं, इसीलिए वो बात करने से घबराते हैं। मैं चुनौती देता हूँ इस सरकार को, चुनौती देता हूँ यूजीसी चेयरमैन और सेक्रेटरी को कि एक बार वह AI फुक्टो से बात कर ले, उसका माइंडसेट बदल देंगे हम, माइंडसेट बदल देंगे। क्योंकि वो लोग भी टीचिंग बैकग्राउंड से आए, टीचिंग बैकग्राउंड से आए। हमारा कोई मेल प्रैक्टिसेस नहीं है, हम फेयर काम करते हैं, फेयर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और फेयर तरीके से लड़ते हैं। हमारे जो भी साथी हैं इस AI फुक्टो के अंदर, जो भी साथी है विभिन्न फेडरेशन के अंदर, स्टेट्स में जो हमारे लीडर्स हैं, वे हर जगह वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। यह एक पॉलिटिकल फेज ऐसा है जहां सरकारें सुनती नहीं। ये केवल अंधे ही नहीं है, बहरे भी है, और इनका माइंड बिल्कुल माइंड सेट कहीं न कहीं जाके सीज हो चुका है, सीज हो चुका है, और इसीलिए वो किसी एम्प्लॉय से बात नहीं करना चाहते। साथियों, यह एक गजब का दौर है जो केवल चुनावी राजनीति करते हैं और किसी तरह सत्ता को खरीद के, बेच के, तोड़ के और ब्लैकमेल करके सत्ता हासिल करना जानते हैं। ऐसी सरकार ज्यादा दिन तक इस देश को चला नहीं सकती, ऐसी सरकार इस देश में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। और इसीलिए आप भरोसा रखिए कि आप जहां भी लड़ रहे हैं, जहां भी अपनी आवाजें उठा रहे हैं, आप देश हित में उठा रहे हैं, आप जनता हित में उठा रहे हैं। केवल अपने लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, हम देश के लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना विश्वास नहीं खोएंगे, आप अपना यूनिटी नहीं खोएंगे। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, इस मंच से कहने की जरूरत नहीं है कि सारे स्टेट्स में हमारे अंदर भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है। ये होता है जब सत्ता बदलती है तो हमारे कुछ लोगों के सामने मृत्युष्णा आ जाती है, उनको लगता है कि यही सत्ता सर्वोपरि है। जिनको यह मृत्युष्णा है वो धीरे धीरे छटेगा, हमारी लड़ाई से छटेगा, हमारी यूनिटी से छटेगा, हमारे संघर्ष उनके मृत्युष्णा को तोड़ डालेगा। हम उस दौर में जा रहे हैं, और इसीलिए अगर सेंट्रल एम्प्लॉइज एसोसिएशन का कन्फेडरेशन आह्वान करेगा इस बजट सेशन के बाद कि देश में हड़ताल होनी चाहिए, तो हो सकता है AI फुक्टो भी आह्वान करे कि हम उस हड़ताल में शामिल होंगे। आपको अपने स्टेट में इसके लिए तैयार होना होगा, तैयार होना होगा। छोटी लड़ाई से बड़े हिटलर नहीं हट सकते इस देश। लड़ाई को थोड़ा फैलाना होगा, बढ़ाना होगा, व्यापक करना होगा। हमको दूसरे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, स्टूडेंट्स एसोसिएशन, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग एसोसिएशन से, उनके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। और उसी मजबूती के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तभी AI फुक्टो को सफलता में मिलेगी। और देश आपकी तरफ देख रहा है। आप एक बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास है, आप अकेला होते हैं तो 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जब सैकड़ों में होते हैं तो लाख को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप हजारों में होंगे तो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप खुद इमेजिन कीजिए। इसीलिए हनुमान को जब अपनी शक्ति का याद दिलाया जाता है तब लंका पर का नाश होता है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आपके जो इंटेलेक्चुअल पावर है आपके अंदर, वही समाज को बदलने का और नए रास्ते पर ले जाने का है। आप उस इंटेलेक्चुअल पावर का यूज कीजिए। समय आ गया है इस सरकार को चुनौती देने का, समय आ गया है AI फुक्टो को आगे बढ़ाने का। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो स्टेट के अंदर आपके कन्फ्लिक्ट हैं उनको बांटना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि
यह सरकार चाहती है क्लास में, कास्ट में, रिलीजन में अगर मौस बटा हुआ रहेगा तो राज करना आसान होता है। अंग्रेजों की नीति ये भी कायम किए हुए हैं, ये अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं। चुनाव देख लीजिए, देश में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ कैसे कैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, कटोगे तो बचोगे, यह भी नारा आया यूपी के अंदर। यूपी के अंदर क्या है ये? कोई भी जो राजनीतिक राजनेता है वह अगर ऐसा बोलता है तो वह सबसे बड़ा देशद्रोही है, वह सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इसीलिए हम एकता की बात करते हैं, हम सद्भाव की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं और हम अपने डिमांड के साथ तमाम आंखें खोलकर लड़ना चाहते हैं कि यह देश कैसे बचेगा। यहाँ लोकतंत्र नहीं है। यूजीसी का कोई भी अधिकारी जब अकेले में बात करेगा तो कहेगा कि हमको बचाइए, और जब वह कुर्सी पर बैठता है तो वह सरकार को बचाने में लग जाता है। मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग सारे पत्र रिसीव कर रहे हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं करते। एक शब्द उनके पास नहीं है कि मैंने रिसीव किया, आपको टाइम दिया, आप आइए और बात कीजिए, कभी नहीं। और इस सरकार को अगर हम छोड़ देंगे तो शायद न हम बचेंगे, न देश बचेगा, न संविधान बचेगा। इसीलिए साथियों, एक कठिन दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं और यह हमारे एआई फुक्टो के यूनिटी को बचाने का ही नहीं, पूरे देश को और अपने तमाम शिक्षक समुदाय और छात्र समुदाय को बचाने का है। क्योंकि एनईपी में जो जो प्रोविजन किए गए हैं, कहता है 2035 तक बजट जीरो कर देंगे, बजट जीरो कर देंगे। बिना बजट के देश कैसे चलेगा? आईआईएम में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तमाम जगह लोन सिस्टम किया जा रहा है, ग्रांट से लोन की ओर। कल स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी लोन होगा। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के रूप में लोन देना शुरू कर दिए बैंक ने पूरे देश में। और जब लोन पर विश्वविद्यालय चलेंगे और आप लोन नहीं चुकाएंगे तो घुटनों के बल विश्वविद्यालय को लाकर वे कॉरपोरेट के हाथों में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हमको विश्वविद्यालय बचाना है, अपना कॉलेज बचाना है, हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को नहीं मानेंगे। अगले बजट सेशन में हायर एजुकेशन काउंसिल का बिल होने वाला है। हायर एजुकेशन काउंसिल ये लोग बनाना चाहते हैं, जो एनईपी का प्रोविजन है। और हायर एजुकेशन काउंसिल बनेगा, यूजीसी तो खत्म होगा ही, साथ साथ इतना ओवर सेंट्रलाइजेशन होगा कि आप अपनी बात भी कहीं नहीं रख सकते। इसीलिए हमको वित्त जो बजट सेशन होगा उस समय बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए कल हमने अपनी एग्जीक्यूटिव में कहा कि अभी हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं तय करेंगे, हम अपने एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो संभवतः पंजाब में होगा फरवरी के लास्ट में, अगर हम फरवरी में अपना तय कर लेंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, वह बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन होगा और तब हम अपने आंदोलन पर उतरेंगे। साथियों, जब आप यहाँ से धरना के बाद जाएंगे, अपने यूनिट में जाएंगे, अपने यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, अपने स्टेट में जाएंगे, तो चार्टर ऑफ डिमांड के साथ आप इस संदेश को भी लेकर जाएंगे कि हम केवल अपने लिए ही नहीं, इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। एआई फुक्टो कभी भी अपने लिए नहीं लड़ता है। मुझे चिट दिया गया है कि थोड़ा देर अंग्रेजी में बोलिए, थोड़ा देर मैं थोड़ा अंग्रेजी में भी बोलने का प्रयास करता हूँ। Comrades and friends, this is a crucial political phase for this country. You know very well that our constitution is under attack. Our values of constitution are under attack and we are fighting for that. We have to save our education, we have to save our constitution, and we have to save our organization also. So I request all of you, we AI Bhutto
does not fight only for our professional demands. We are fighting for the unity of the teachers. We are fighting for the unity of the employees, and we are fighting for save our constitution also. If constitution will be saved, we save our unity also. AI Bhutto always fight for constitutional value. Constitutional value. You know that in NEP they have given provision to end the budget by 2035. If budget will be finished, how university can be run? This is a big question. They want university to sell out in the hands of corporate. You know that two friends of this Modi government are buying all the great institutions and public sectors in the country, and their eyes are concentrated on the universities also, because in the universities there are great social investment before the freedom and after the freedom. You can see how JNU was constituted, how JNU was established, how Delhi University was established. There are hundreds of acres lands, and our corporate gharanas always eyes on these universities. And those investments were made by the social investment. Government has done nothing for those universities. They have given only some funds, but it was established by the social investment. We have to save that social investment, and due to social investment, this higher education sector is elite till now. We have to fight for them. We have to struggle for them, and we are committed to defeat the philosophy of this government also. You know that this NEP was prepared not by the commission but by some organization, and that organization is prevailing on the functioning of the central government, and that's why all the premier institutions of governments, either in education and other sectors, are being diluted by this government. So friends, I request all of you to be united in this phase, because this is a crucial phase. In unity, only your unity will give win in the last, and we shall fight for that. We shall fight for that up to last moment. So साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि AI Bhutto लड़ेगा, आपके साथ लड़ेगा, अंतिम दम तक लड़ेगा। हम जीतेंगे और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जरूरी होगा तो मैं फिर बोलूँगा, लेकिन मैं अपने फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथी प्रोफेसर जयंत शुक्ला को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। I welcome all the comrades all the way from length and breadth of India. We expect more comrades will join in this program. They are on the way to this program. We have planned this program in our NEC. Mic, close the mic. We have planned to invite one person from every state to address this Dharna program. I don't want to elaborate the demands of IFACTO. Everybody knows the demands. The first demand is to repeal NEP. NEP leads to privatization.
We know the evils of privatization. In the NEP document, it was stated that the countries which are heavily privatized could not socially and economically progress. I repeat, the countries which are heavily privatized could not socially and economically progress. On the other hand, the countries which consider education in toto as a public good started reaping the benefit of the public education, public free education. We know the evils. In spite of that, by using the sugar-coated words, NEP clearly advocated privatization. In addition to that, it advocated communalization. They started implementing NEP in many states by changing the curriculum, by implementing the structural changes. 2 days back, our UGC chairman has given an interview in Chennai. He said, a student can complete the course, degree course, before 3 years. Or it can be extended to after 3 years. It may be implemented with immediate effect. Based on ABC scores, if student acquires required credits to complete the degree, he could get the degree. What's the meaning of it? It is a clear discrimination. In Tamil Nadu we say the prescription of fees itself is discrimination. If you prescribe high fees, the lower section, the lower strata of the society would be eliminated from the access to education, access to higher education is a primary objective of our democratic movement. That objective has constantly been defeated by implementing NEP 2020. I don't want to elaborate all these things. Another important issue for the teachers are pension scheme. There are various types of pension schemes. Old pension scheme, new pension scheme. New pension scheme means no pension scheme. Now the central government has proposed UPS, Unified Pension Scheme. In Tamil Nadu, the government has not invested the money collected from teachers to the PFRDA. They have been keeping the money on their treasuries. Nobody get the pension. Now they have come up with a new proposal with some modification in new pension scheme that is called Unified Pension Scheme. Contribution is there. No GO is released. No communication is not yet received. We cannot accept, IFACTO cannot accept the UPS in the present form. We demand restore the old pension scheme. This is our demand. There are so many demands. The lower state of the students
has been filtered by using the entrance examination. Entrance examination is a clear discrimination. There are lots of schooling system, lots of boards of studies, but examination is depending on one system. Is it justifiable? No. It cannot be accepted. Filtering the lower strata students are the prime motive, is a prime motive of the entrance examination. We stoutly oppose all type of entrance examination. In our state, we used to think that why national level policy? In America, there is no national policy. Each state has its own policy. We need only state education policy. Centrally, we can only give framework. Framework is enough. Every state has its own unique features, unique history. State freedom fighters should be highlighted in their history syllabus. Hence, no common syllabus should not be framed. Hence, we propose state education policy is enough. But central government can give some guidelines or framework for education policy to facilitate the students for vertical mobility. That's enough. There are lots of issues. I don't want to take much time. After slogan 17, my throat is not helping me. There are lots of issues we can discuss. Anyway, I want to record one thing. There is a major octopus before us. Major devil is coming down on us. Can we respond properly in all states? We must introspect ourselves. We must introspect ourselves. Shall we respond properly to all these questions? We have asked, as a teacher, it is my responsibility to protect the democratization of education, to protect the democracy of India, to protect the secular fabric of India. Hence, teacher unions must fight till we succeed. Thank you, comrade.